नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून कौन सी है? जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून निम्नलिखित में से कौन सी है? तो चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून है। और बात करें चिल्का झील का, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से रेत की एक छोटी सी पट्टी से अलग होती है। देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न है, कौन सी पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? कहने का मतलब ये हुआ कि निम्न में से कौन सी पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। और नर्मदा और ताप्ती प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो आज का 3 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी यानी कौन सी प्रकार की मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में पाई जाती है। और गंगा उसकी सहायक नदियों द्वारा यह हिमालय में प्रभावित होने के कारण जमा होती है जलोढ़ मिट्टी। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो आज का 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय समुद्रीय तटरेखा की कुल लंबाई डैश है? जी हाँ, भारतीय समुद्रीय तटरेखा की कुल लंबाई जो है कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर है भारतीय समुद्रीय तटरेखा की कुल लंबाई। और बात करें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य का, तो गुजरात जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 5 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा राज्य अंतर्देशीय मछली का प्रमुख उत्पादक है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा राज्य है अंतर्देशीय मछली का प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो केरल राज्य जो है अंतर्देशीय मछली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 6 नंबर प्रश्न को। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस लिए किया गया था? जी हाँ, वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन निम्नलिखित में से किस लिए किया गया था? तो पंचायती व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। और अनुच्छेद 40 जो है राज्य को पंचायत का गठन का निर्देश देता है। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 7 नंबर प्रश्न का, लेकिन उससे पहले अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। और डेली की क्लास की वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको फ्री में दिया जाता है। 7 नंबर प्रश्न, किस वर्ष मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? जी हाँ, किस वर्ष मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो वर्ष 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी एनआरएलएम को पहले किस रूप में जाना जाता था? जी हाँ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पहले किस रूप में जाना जाता था? तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के रूप में जाना जाता था। और इसे 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया था। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करिए 9 नंबर प्रश्न का, तो सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? जी हाँ, सरपंच अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपता है? तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सरपंच अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। और बात करें अधिक जानकारी की, तो पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसे सरपंच कहा जाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 10 नंबर प्रश्न को। तो लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना के लिए सुझाव किसने दिया था? जी हाँ, लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया था लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना के लिए।
और इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बात करिए 11 नंबर प्रश्न का, तो पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? जी हाँ, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और किसके बीच? तो मराठा साम्राज्य और अफगानी सेना के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 12 नंबर प्रश्न को। तो भारतीय रेल का रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है? जी हाँ, भारतीय रेल का रेल पहिया कारखाना निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करिए 13 नंबर प्रश्न का, तो ब्राह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई? जी हाँ, ब्राह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वर्ष 1828 में ब्राह्म समाज की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में ब्राह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब? 1828 में। बात करें 14 नंबर प्रश्न का, तो धमाल नृत्य डैश राज्य में एक लोकप्रिय नृत्य रूप है? जी हाँ, धमाल नृत्य जो है निम्न में से कौन से राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य का रूप है? तो हरियाणा राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है धमाल नृत्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 15 नंबर प्रश्न को। तो वर्ष 1943 में निम्नलिखित में से किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना हुई? जी हाँ, वर्ष 1943 में निम्नलिखित में से किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो सतारा में वर्ष 1943 में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो बात करें आज का 16 नंबर प्रश्न का, तो राजकोषीय नीति से क्या तात्पर्य है? जी हाँ, राजकोषीय नीति से क्या तात्पर्य है? तो सरकार की राजस्व और व्यय नीति राजकोषीय नीति से तात्पर्य है। तो इसका सही जवाब की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है। तो 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और इस अवधि का मूल उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण था। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं मैं ऑलरेडी उसका वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, तो उसे आप जरूर देखिएगा। उससे आपका पंचवर्षीय योजना से संबंधित सभी प्रश्न आपको कवर हो जाएंगे। 18 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी एनपीपी की घोषणा की गई थी? जी हाँ, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी? तो 2000 में भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। देख लेते हैं आज का 19 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी कृषि पद्धति जो है पर्यावरण के अनुकूल है? तो जैविक खेती जो है ये पर्यावरण के अनुकूल है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्पादन के घटक क्या है? जी हाँ, उत्पादन के घटक निम्न में से क्या है? तो भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन जो है ये उत्पादन के घटक होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर प्रश्न है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत को डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जी हाँ, उत्परिवर्तन के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ह्यूगो डे व्रीज के द्वारा उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रस्तावित किया गया था। और कब? तो 1901 में। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से अब आपको साइंस के प्रश्न मिल रहे हैं, तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। 22 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? जी हाँ, आर एच फैक्टर की खोज निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो के लैंड स्टीनर ने आर एच फैक्टर की खोज किए थे वर्ष 1940 में। ठीक है, देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो डैश रूपांतरित भूमिगत तने का एक उदाहरण है? जी हाँ, डैश रूपांतरित भूमिगत तने का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन सा? तो आलू जो है रूपांतरित भूमिगत तने का एक
उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो निकट दृष्टि दोष के होने का कारण क्या है? जी हाँ, निकट दृष्टि दोष के होने का कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो आंखों के लेंस की अत्यधिक वक्रता निकट दृष्टि दोष होने का कारण है। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो वह एकमात्र धातु कौन सी है जिसका प्राकृतिक रूप द्रव है? जी हाँ, निम्न में से वह कौन सी धातु है जिसका प्राकृतिक रूप जो है द्रव है? तो पारा जो है एकमात्र ऐसी धातु है जिसका प्राकृतिक रूप जो है द्रव है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो जर्मेनियम डैश का एक उदाहरण है। जी हाँ, जर्मेनियम जो है निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो अर्धचालक का उदाहरण है जर्मेनियम। 27 नंबर प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस है। जी हाँ, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस तो विस्तारित होने पर ठंडा हो जाता है रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस। और रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का उपयोग पानी को ठंडा करने के लिए किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं, अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूं। 28 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है। और बात करें इसके रासायनिक सूत्र का, तो CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होते हैं। तो ये भी आप याद रखें। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील होते हैं। वहीं बात करें विटामिन बी और विटामिन सी का, तो ये जल में घुलनशील होते हैं। ये आप याद रखिएगा। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो एक वास्तविक फल किससे विकसित होता है? तो केवल अंडाशय से विकसित होता है एक वास्तविक फल। और बात करें वास्तविक फल के उदाहरण का, तो तरबूज, आम, नींबू और कीवी जो है वास्तविक फल के उदाहरण है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो बैरोमीटर में मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाला द्रव जो है कौन सा है? जी हाँ, बैरोमीटर में मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाला द्रव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पारा जो है बैरोमीटर में मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाला द्रव है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर प्रश्न है, शुष्क सेल का कैथोड डैश से बना होता है? जी हाँ, शुष्क सेल का जो कैथोड बना होता है निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो कार्बन का बना होता है शुष्क सेल का कैथोड। बात करें 33 नंबर प्रश्न का, तो फैराडे डैश की इकाई है? जी हाँ, फैराडे जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो धारिता का इकाई है फैराडे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें आज का 34 नंबर प्रश्न का, तो जल विद्युत संयंत्र में जल की किस ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि जल विद्युत संयंत्र में जल की किस ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा का उपयोग जल विद्युत संयंत्र में बिजली बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें आज का 35 नंबर प्रश्न का, तो विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कहने का मतलब ये हुआ कि विश्व धरोहर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें 7 अप्रैल का, तो 7 अप्रैल का कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। और बात करें 5 जून का, तो 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। इसका PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें, और डेली के वीडियो का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।